बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारा है एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। हमने मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशंस को स्टार्ट किया हुआ है। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था मॉडल्स क्या होते हैं, कम्युनिकेशन के मॉडल्स क्या होते हैं और कम्युनिकेशन में मॉडल्स की क्या अहमियत है और उसमें क्या हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग मिलती है मॉडल से कम्युनिकेशन की। आज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कि कम्युनिकेशन का मॉडल जो है वो किन एलिमेंट्स पर बेस करता है, क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं जिनसे मिलके कम्युनिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। कम्युनिकेशन के जो सबसे बुनियादी मॉडल है उसको हम SMCR मॉडल कहते हैं, जिसके तहत कम्युनिकेशन में 4 बुनियादी अनासर होते हैं। S फॉर सेंडर, M फॉर मैसेज, C फॉर चैनल और R फॉर रिसीवर। एक सेंडर होता है, फिर मैसेज है, फिर चैनल है और फिर रिसीवर है। सेंडर, मैसेज, चैनल और रिसीवर, ये बेसिकली डेविड बर्लो का जो लीनियर मॉडल हमने प्रीवियस लेक्चर में थोड़ा सा डिस्कस किया था वो है। लेक्चर को इस मॉडल को हम तब डिस्कस करेंगे जब हम डेविड बर्लो का मॉडल पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ ये देखेंगे कि सेंडर क्या होता है मैसेज क्या चीज़ है, चैनल किसे कहते हैं और रिसीवर क्या होता है। लेकिन कम्युनिकेशन के सिर्फ ये 4 एलिमेंट्स नहीं होते, ये बेसिक एलिमेंट्स हैं। इनको हेल्प आउट करने के लिए और एलिमेंट्स भी होते हैं जो बर्लो के बाद आने वाले फ़िलासफ़र्स ने जो है फाइंड आउट किए और हमें बताए। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके अलावा एनकोडिंग है और डी कोडिंग है। अब एनकोडिंग और डी कोडिंग क्या चीज़ है? सेंडर के साथ एनकोडिंग अटैच्ड है और रिसीवर के साथ डी कोडिंग अटैच्ड है। मैं अभी एक एक करके सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी कि ये क्या होती हैं। इसके अलावा एक और एलिमेंट होता है जिसको हम फीडबैक कहते हैं। फीडबैक के अलावा एक और एलिमेंट होता है जिसको कि हम नॉइज़ कहते हैं। ये एलिमेंट्स क्या हैं और कहाँ कहाँ पे आके जुड़ते हैं, इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि सेंडर क्या होता है। सेंडर इज़ द सोर्स ऑफ मैसेज और द पर्सन हु ओरिजिनेट्स द मैसेज। वो शख्स जो कि मैसेज को बनाता है या तैयार करता है या जिसकी तरफ से मैसेज आता है उसे हम सोर्स कहते हैं। सोर्स अपनी कुछ क्वालिटीज़ को यूज़ करते हुए, अपने पास मौजूद कुछ सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए एक पूरे मैसेज के प्रोसेस को कंप्लीट करता है। वो क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए वो इन्फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए जिसकी बुनियाद पे सोर्स एक इफ़ेक्टिव मैसेज जो है उसको कन्वे करेगा। नंबर 1 इज़ कम्युनिकेशन स्किल। सोर्स के पास कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, उसे लिखना, पढ़ना या बोलना या सुनना ये आना चाहिए। ये चीज़ें उसके कम्युनिकेशन प्रोसेस को डायरेक्टली इफ़ेक्ट करती हैं। एक शख्स बहुत ही ज़्यादा नॉलेजफुल है लेकिन समहाउ वो अपनी बोलने की सलाहियत को खो देता है, तो वो एक सोर्स नहीं बन सकता। इसी तरह से कोई शख्स बहुत अच्छा मुकर्रर है, बहुत अच्छी बात करता है, उसकी बात में असर है, उसकी एक ऐसी पर्सनैलिटी है कि लोग उसकी बात पे यकीन करते हैं, लेकिन अगर वो अपनी सुनने की सलाहियत किसी वजह से खो देता है तो वो फर्दर कोई मैसेज रिसीव ही नहीं कर सकता और ना ही उसको आगे ट्रांसमिट करने के लिए सोर्स का रोल प्ले कर सकता है। इसी तरह से बाकी भी उसकी जो भी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उनकी डेफिशिएंसी की वजह से वो एक प्रॉपर मैसेज का सोर्स नहीं बन सकता। किसी भी शख्स को अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत ही ज़्यादा एक्सीलेंट होना चाहिए। उसके पास ये सलाहियत हो कि उसकी बात पर असर हो, लोगों के ऊपर वो एक असर डाल सके, लोग उसकी बात को तवज्जो से सुन सकें। इसके बाद आ जाता है उसका एटीट्यूड, कि उसका रवैया क्या है अपने ऑडियंस की तरफ जिनसे वो बात कर रहा है या उस मजमून की तरफ जिसके बारे में वो बात कर रहा है। जैसे इस प्रोसेस में जो अभी मैं लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ, मैं सोर्स हूँ, मैं हूँ वो शख्स जो मैसेज को ओरिजिनेट कर रही हूँ, मैं हूँ वो पर्सनैलिटी जो मैसेज आप तक पहुँचा रही हूँ। मेरा जो लेक्चर है बेसिकली एक मैसेज ही है कि मैं आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। मैसेज को हम बाद में डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं बता रही हूँ कि जो लेक्चर है, ये जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये मेरा मैसेज है, तो मैं वो सोर्स हूँ जो ये मैसेज आपको पहुँचा रही हूँ। मैंने ये मैसेज जो है ओरिजिनेट किया है। अब मेरा एटीट्यूड टूवर्ड्स माय ऑडियंस एंड सब्जेक्ट क्या होगा, कि मेरा एटीट्यूड आप लोगों की तरफ क्या है। मैं आप लोगों के बारे में और अपने टॉपिक के बारे में मेरा क्या जनरल बिहेवियर है। अगर मैं मीडिया की टीचर हूँ लेकिन मुझे कोई ऐसा
सब्जेक्ट या ऐसा टॉपिक दिया जाए जो मेरे सब्जेक्ट से रिलेट नहीं करता, तो क्वाइट पॉसिबल कि मेरा इंटरेस्ट उसमें कम हो, तो मैं उतना इफ़ेक्टिव मैसेज कन्वे ना कर पाऊँ। ठीक है। देन नॉलेज जो है इस कॉन्टेक्स्ट में जो हम सेंडर की बात करते हैं, सेंडर कोई भी शख्स हो सकता है, मैंने अपनी एग्जांपल आपको समझाने के लिए दी है। तो जब हम सेंडर के नॉलेज की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कितना पढ़ा लिखा है, उसकी कितनी तालीम है। सेंडर का मतलब ये है कि वो जिस मौजू पे बात करता है उसके बारे में उसका नॉलेज क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई किसान है, वो दूसरे किसानों को कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहता है, उनको कुछ बताना चाहता है, तो उस वक्त वो किसान सोर्स है। उसका नॉलेज का मतलब क्या हुआ, ये नहीं हुआ कि वो कितना हाईली क्वालिफाइड है, उसने कौन सी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है। वहाँ पर नॉलेज से मुराद ये है कि जिस मौजू पे वो बात करे, वो गंदम की कटाई के हवाले से बात करना चाहता है, वो कपास की ग्रोथ के हवाले से बात करना चाहता है, वो पाकिस्तान में आटे चीनी के बहरान के हवाले से हमारी पैदावार को कंपेयर करना चाहता है, तो उसका उस फील्ड में क्या नॉलेज है, उसका उस मौजू पे क्या नॉलेज है, वो उसका नॉलेज कहलाएगा। फिर हमारा सोशल सिस्टम होता है। हमारा सोशल सिस्टम हमें बहुत ज़्यादा जो चीज़ों पे लिमिटेशन कर देता है बात करने के लिए। बहुत सारे मौज़ूआत ऐसे हैं जो हमारी सोसाइटी में पसंद नहीं किए जाते कि हम उनके बारे में क्या बात करेंगे या किन अल्फाज का चुनाव करेंगे उनके बारे में बात करते हुए। तो ये हमारे जो रिलीजन है, हमारे बिलीव्स हैं, हमारे रूल्स हैं, हमारे लॉ हैं, ये सारी चीज़ें भी हमारे कम्युनिकेशन के तरीके को इफ़ेक्ट करती हैं। फिर हमारा कल्चर होता है। हमारे कल्चर में किन चीज़ों को पसंद किया जाता है, किन को नापसंद किया जाता है, लोगों का बेसिकली कल्चरल बैकग्राउंड क्या है, लोग किस चीज़ के बारे में क्या जानते हैं या उनको कितना बताना चाहिए, ये सारी चीज़ें भी सेंडर के मैसेज को इफ़ेक्ट करती हैं कि सेंडर इन सब को जहन में रख के अपना मैसेज कन्वे करता है। इसको मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ कि इस टाइम पे, इस प्रोसेस में, अभी जो मैं ये लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ, आई एम द सोर्स, मैं सोर्स हूँ, मैं मैसेज आप लोगों तक पहुँचा रही हूँ। तो मेरे पास क्या होना चाहिए, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, मुझे बोलना आना चाहिए, मुझे लिखना आना चाहिए, मुझे पढ़ना आना चाहिए, मुझे सुनना आना चाहिए। उसके बाद क्या है कि मेरा एटीट्यूड क्या है अपने मज़मून की तरफ, जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाहती हूँ मैं उसमें कितनी इंटरेस्टेड हूँ, मैं जिनसे बात करना चाहती हूँ मैं उन लोगों में कितनी इंटरेस्टेड हूँ। ठीक है। उसके बाद आ जाता है मेरा नॉलेज कि मैं जिस मौजू पे बात करने जा रही हूँ, इस मौजू के बारे में मैं क्या जानती हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एमफिल हूँ, मैं पीएचडी हूँ, या मैंने पोस्ट डॉक किया हुआ है, या मैं कितनी क्वालिफाइड हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं अभी जिस चीज़ के बारे में आपसे बात कर रही हूँ उसमें मेरा नॉलेज क्या है। फिर आता है कि हम अपने सोशल सिस्टम में अपने मज़हब को, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को, अपनी जनरल जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों के बारे में, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है उन चीज़ों के बारे में, मेरी और आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है उन चीज़ों के बारे में, हमें उनको जहन में रखते हुए चीज़ों के बारे में बात करनी होती है। मुझे किस तरह के जुमले इस्तेमाल करने हैं, मुझे किस किस्म की एग्जाम्पल्स कोट करनी है जो बच्चों को आसानी से समझ आ जाए। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब सोर्स क्लियर हो गया हमारा। सोर्स के बाद है हमारा मैसेज। The step of creating a message is the transformation of thoughts into words that sender sends to receiver. वो प्रोसेस, वो अमल, मैसेज वो चीज़ है जो कि सेंडर किसी को जो कहना चाहता है तो अपनी सोच को जब वो लफ्ज़ों में तब्दील करता है, ये प्रोसेस मैसेज क्रिएट करना कहलाता है। अभी जैसे मैं आपको जो लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ, इसके बारे में मैं जो बात करना चाहती हूँ वो मेरे जहन में है, तो जो कुछ मेरे जहन में वो आप तक पहुंचाने के लिए मैं जब उसको लफ्ज़ों में ढालती हूँ तो ये जो एक पूरा प्रोसेस है ये मैसेज कहलाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसी मौजू पे मेरे अलावा कोई और शख्स बात करे, 1 2 3 4 कोई भी ज़्यादा लोग बात करें, हर कोई मुख्तलिफ़ अल्फाज का चुनाव करेगा, हर शख्स मुख्तलिफ़ एग्ज़ाम्पल्स देगा आपको। क्यों? क्योंकि हर किसी की थॉट्स अलग है, हर किसी के ब्रेन में अलग तरह की चीज़ें चल रही होती हैं, हर किसी का बैकग्राउंड, हर किसी की अंडरस्टैंडिंग, हर किसी का नॉलेज डिफरेंट है। तो जो भी शख्स इस टॉपिक के बारे में जो कुछ समझता होगा वो अपनी उसी सोच के मुताबिक लफ्ज़ों का चुनाव करेगा। मैं आपसे इसके बारे में बात करूंगी तो आप कुछ और लफ्ज़, कुछ और जुमले, बातें इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो एक पूरा प्रोसेस होता है जिसमें इंसान अपनी सोच को
लफ्ज़ों में मुंतकिल करता है, ये प्रोसेस मैसेज कन्वर्ट करना या मैसेज क्रिएट करना कहलाता है। तो मैसेज वो तमाम गुफ्तगू, वो तमाम बातचीत है जो कि सेंडर आपसे करता है, चाहे वो उसने आपसे लिख के की हैं, चाहे वो आपसे डायरेक्टली बात करके करे या रिकॉर्ड करके करे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर यही लेक्चर मैं क्लास में देती तो उस वक्त जो मैं बोल रही होती वो मेरा मैसेज होता। अभी मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ तो ये जो मैं बोल रही हूँ ये मेरा मैसेज है। अगर यही सारी बातें मैं आपको लिख के भेजूं या आपको किसी असाइनमेंट की शक्ल में भेजूं, मैसेज के बारे में कुछ डेफिनेशंस बताऊं, सोर्स के बारे में कुछ डेफिनेशंस बताऊं या किसी भी और चीज़ के बारे में कुछ बताऊं, तो वो मेरा मैसेज होगा। ठीक है। मैसेज जो है उसमें हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं कि उसका कंटेंट क्या है, जो शख्स बोल रहा है वो क्या बातें कर रहा है, उसके एलिमेंट्स क्या हैं, वो किस ज़ुबान में बात कर रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। ये सारी चीज़ें मैसेज के मौसर होने की वजह बनती हैं कि मैसेज किन बुनियाद पे मौसर होता है। फिर ट्रीटमेंट है मैसेज का, फिर स्ट्रक्चर है मैसेज का कि आपने मैसेज कैसे कन्वे किया है। ये सारी चीज़ें अभी हम अपना एक नेक्स्ट लेक्चर करेंगे, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन और एसेंशियल्स ऑफ कम्युनिकेशन, उसमें भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैसेज के बाद तीसरी चीज़ आ जाती है चैनल। चैनल मतलब कि हमारा मीडियम क्या है, वो ज़रिया क्या है जिससे कि हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, जिससे हम अपनी बात को दूसरे शख्स तक पहुंचा रहे हैं। जनरली कम्युनिकेशन चैनल रेफर्स टू द मीडियम यूज्ड टू सेंड द मैसेज। इन मैस कम्युनिकेशन टेक्निकल मशीन्स माइट बी यूज्ड एज ए चैनल लाइक टेलीफोन, इंटरनेट वगैरह। जब हम कम्युनिकेट करते हैं, जब हम बात करते हैं, तो हम अपनी बात को किसी न किसी ज़रिए से पहुंचाते हैं। अगर मैं क्लास में लेक्चर दे रही होती तो मेरा चैनल क्या होता, मेरी आवाज़, मेरी बोलने की सलाहियत, मेरी लैंग्वेज, मेरी ज़ुबान, ठीक है, जो मैं आपसे डायरेक्टली बात करती। लेकिन अभी जैसे मैंने पढ़ा कि इन मैस कम्युनिकेशन वी यूज़ टेक्निकल मशीन्स, ज़्यादा लोगों से बात करने के लिए हम टेक्निकल मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं। मैंने जैसे क्लास लेक्चर में भी आपको एग्जांपल दी थी माइक्रोफोन्स की, माइक्स की, स्पीकर्स की, फिर हम आ जाते हैं रेडियो टीवी वगैरह पे। अभी जैसे जो मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मेरे पास कौन सा चैनल है, मेरा मोबाइल फ़ोन, ठीक है, जिस पे मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ। फिर दूसरा मेरा चैनल क्या होगा इसमें, इंटरनेट, जिसकी मदद से मैं इस लेक्चर को यूट्यूब पे अपलोड करूँगी। समझ आ रही है आपको मेरी बात की कि वो सोर्सेज, वो ज़राए, वो टेक्निकल मशीन्स जो सम हाउ किसी भी वजह से आप तक मैसेज को पहुंचाने का ज़रिया बनती हैं, उन्हें हम चैनल कहते हैं। इसके अलावा ह्यूमन बॉडी में भी चैनल्स होते हैं जो कि मैसेज को रिसीव करते हैं या मैसेज को पहुंचाने का ज़रिया बनते हैं, जिन्हें हम हवास खमसा कहते हैं। हवास खमसा हमारी बॉडी में पाए जाने वाले वो हवास हैं, जैसे सुनने की सलाहियत, बोलने की सलाहियत, स्मेल करने की सलाहियत, टच करने की सलाहियत, टेस्ट करने की सलाहियत। ये वो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, हमारी बॉडी की सेंसेस हैं जो हमें मैसेज पहुंचाती हैं। टेस्ट की कैसे पहुंचाती है कि ये चीज़ कैसी है, ये कड़वी है, मीठी है, खट्टी है, नमकीन है। इसी तरह से हम जब किसी चीज़ को टच करते हैं तो हमें पता चलता है इसका सरफेस हार्ड है, स्मूथ है, ये गर्म है, ये ठंडा है। ये एक मैसेज ही रिसीव होता है हमें हमारी बॉडी के ज़रिए। इसी तरह से हम सुन के या देख के या बोल के बहुत सारा मैसेज रिसीव करते हैं या ट्रांसफ़र करते हैं, तो ये हमारा कम्युनिकेशन चैनल होता है। देन देयर इज़ द फोर्थ एलिमेंट दैट इज़ कॉल्ड रिसीवर। रिसीवर वो शख्स होता है जिसके लिए मैसेज बनाया गया होता है, जिसके पास मैसेज पहुंचाया जाता है, जिसको कि मैसेज दिया जाता है। जैसे इस वक्त आप लोग मेरे रिसीवर हैं, जो ये यूट्यूब चैनल पे इस लेक्चर को देखेंगे, सुनेंगे, एवरीबडी विल बी माय रिसीवर, कि वो उसको मेरा मैसेज रिसीव हो जाएगा, उसको मेरा मैसेज मिल जाएगा। कम्युनिकेशन के प्रोसेस में यही चीज़ ज़रूरी होती है कि आपका मैसेज आपके रिसीवर तक पहुंच जाए। ठीक है। अब ये चार चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं, सोर्स, मैसेज, चैनल और रिसीवर। अब हम इसमें दो मज़ीद एलिमेंट्स को ऐड करेंगे, डी कोडिंग एंड एन कोडिंग। ठीक है। सोर्स, मैसेज, चैनल और रिसीवर में हम जब दो चीज़ों को ऐड करेंगे, एन कोडिंग और डी कोडिंग को, तो हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस कैसे हो जाएगा।
आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसमें आपको बोल्ड में लिखा हुआ नज़र आ रहा है सेंडर, एनकोडर, चैनल, डीकोडर, रिसीवर, नॉइज़ एंड फीडबैक। ठीक है। सेंडर द ओरिजिनेटर ऑफ मैसेज, वो शख्स जिसने मैसेज बनाया, जिसने मैसेज ओरिजिनेट किया। देन एनकोडर द ट्रांसमीटर विच कन्वर्ट्स द मैसेज इनटू सिग्नल्स, वो ट्रांसमीटर, वो मशीन, वो डिवाइस जो आपकी आवाज़ को सिग्नल्स में तब्दील कर देती है। जैसे ये मोबाइल फ़ोन जो मेरी आवाज़ को सिग्नल्स में तब्दील कर रहा है। ठीक है। फिर है हमारा चैनल, वो यानी कि ये मोबाइल मेरा चैनल है। देन देयर इज़ डीकोडर, डीकोडर वो डिवाइस, वो ट्रांसमीटर, वो मशीन जो आने वाले मैसेज के सिग्नल्स को दोबारा से आवाज़ में तब्दील करे, यानी कि आपके मोबाइल फ़ोन्स या आपके कंप्यूटर्स या आपके लैपटॉप्स जहाँ पर आप ये लेक्चर सुनेंगे, तो ये वो डिवाइस में सिग्नल्स को दोबारा से मेरी आवाज़ में तब्दील कर देगा और आप मेरे लेक्चर को बआसानी सुन सकेंगे। एंड देन रिसीवर, यानी कि आप या वो शख्स जो भी मेरा ये मैसेज सुनेगा वो मेरा रिसीवर कहलाएगा। समझ आ गई है? मैं इसको एक और तरीके से एक्सप्लेन करती हूँ। अभी जैसे हम डायरेक्टली भी बात करते हैं ना, अगर मैं आपके साथ क्लास में बात कर रही होती तो तब एक कन्फ्यूजन होती है कि तब एनकोडर डीकोडर क्या होता, एनकोडर कहाँ से आता, डीकोडर कहाँ से आता। यूजुअली जब हम टेक्निकल मशीन्स यूज़ करते हैं तो तभी एनकोडिंग और डीकोडिंग का प्रोसेस को हम एक्सप्लेन करते हैं। आप मोबाइल पे बात करें, आप लैंडलाइन पे बात करें, आप किसी भी डिवाइस के ज़रिए बात करें, तो आपकी आवाज़ की लहरें जब जाती हैं और वो बाद में दोबारा से आवाज़ में तब्दील हो जाती हैं, तो यही एनकोडिंग और डीकोडिंग कहलाता है। लेकिन अगर हम डायरेक्टली भी बात करते हैं तो अभी जो मैं बात कर रही हूँ तो दिस इज़ माई ब्रेन विच इज़ एनकोडिंग, मेरा दिमाग है जो एनकोड करता है उन वर्ड्स को, और मेरी जो ज़ुबान है वो उनको आप तक पहुँचा देती है। जब मेरी आवाज़ के लहरें सिग्नल आपके कान तक पहुँचते हैं तो आपका जो ब्रेन है उनको डिकोड करता है और आपको बताता है कि ये शख्स ये बात कर रहा है। मैं अगर आपको ये लेक्चर उर्दू की बजाय किसी और ज़ुबान में देना शुरू कर दूं जो आप नहीं जानते, तो आपका ब्रेन उस मैसेज को डिकोड नहीं कर सकेगा, क्योंकि आपके ब्रेन में वो ज़ुबान फीड नहीं है, वो उसको डिकोड नहीं कर सकता और आप मेरा मैसेज रिसीव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, समझ आ गई है? अभी हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं। अब हम इस प्रोसेस में एक न्यू चीज़ ऐड करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसको लेके चलेंगे। फर्स्ट वन इज सेंडर, मतलब कि मैं जो मैसेज दे रही हूँ। देन एनकोडर, मतलब मेरा मोबाइल फ़ोन जो कि एनकोड कर रहा है। देन देयर इज़ चैनल, वो मेरा मोबाइल है जिसके ज़रिए मैं ये आपको भेजूंगी, या इंटरनेट है जिसके ज़रिए मैं ये लेक्चर आप लोगों तक पहुँचाऊँगी। देन देयर इज़ डीकोडर, तो आपके पास जो भी डिवाइस होगी जो ये मैसेज आपको पहुँचाएगी वो डीकोडर कहलाएगी। देन यू आर द रिसीवर, कि आप मेरा ये मैसेज सुन लेंगे। रिसीवर के साथ साथ एक और चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं डेस्टिनेशन, जिसको उर्दू में आप मंजिल कहते हैं, कि मंजिल पर पहुंचना। अब कम्युनिकेशन की मेन जो नीड होती है वो ये होती है कि आपका पैगाम अपनी मंजिल पर पहुंच जाए, आप जिसे पैगाम देना चाहते हैं वो पैगाम उस तक चला जाए। रिसीवर वो शख्स नहीं होता जिसके लिए पैगाम दिया जाता है। ठीक है। Every person can be a receiver, but every person cannot be a destination. इस जुमले को मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ। Every person can be a receiver, but every person cannot be a destination. जैसे रिसीवर तो हर वो शख्स होगा जो रिसीव करेगा मैसेज। अगर ये YouTube चैनल आपके अलावा डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बच्चे भी सब्सक्राइब कर लें और ये मेरा लेक्चर सुनने लग जाएं, तो आप सब रिसीवर होंगे। आपने भी सुना, आपको रिसीव हो गया, उन्होंने सुना, उनको रिसीव हो गया। लेकिन वो मेरी डेस्टिनेशन नहीं है। मेरी डेस्टिनेशन है मीडिया स्टडीज़ के बच्चे। ठीक है। अगर मीडिया स्टडीज़ के बच्चे मेरा लेक्चर सुन लेते हैं तो इसका मतलब है कि मेरा पैगाम अपनी मंजिल पर पहुंच गया। मैंने ये लेक्चर जिनको देना था, मैंने ये बात जिनको बतानी थी, मैंने ये बात जिनको समझानी थी, मैंने ये बात उन्हें बता दी, मैंने ये बात उनको समझा दी। बाकी बच्चों को समझाना मेरा मकसद नहीं था, लेकिन मेरा मैसेज उनको रिसीव हो गया। उनके ऊपर इसका क्या असर होगा, वो उसको कैसे रिएक्ट करेंगे, वो मेरे कम्युनिकेशन प्रोसेस का बुनियादी मकसद नहीं था। ठीक है। इसको हम किसी और तरीके से भी एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल,
आप टेलीविजन पे सिगरेट का कोई ऐड देखते हैं, तो जो शख्स वो ऐड देख रहा है वो शख्स रिसीवर है कि वो मैसेज उस तक पहुंच गया, उसने देख लिया, लेकिन वो उसकी डेस्टिनेशन नहीं है। सिगरेट के एड्स में वही शख्स अट्रैक्शन फील करेगा जो स्मोकर है, जिसको सिगरेट की ज़रूरत है, और फिर वही उसके ऊपर रिएक्ट करेगा, उसको परचेज़ करेगा या उसको यूज़ करेगा या कुछ भी करेगा। ठीक है, इसी तरह से और बहुत सारी प्रोडक्ट्स होती हैं जिनके हम टेलीविज़न पे एड्स देखते हैं, एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं, तो हम सब उनके रिसीवर होते हैं, हम देख रहे होते हैं, मगर हम उनकी डेस्टिनेशन नहीं होते, वो मैसेजेस हम सबके लिए नहीं होते। ठीक है, जैसे अगर कोई फीमेल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे मेकअप के प्रोडक्ट्स हैं, तो टीवी तो मर्द हजरात भी देख रहे हैं, बच्चे भी देख रहे हैं, ख़वातीन भी देख रही हैं, तो वो सब रिसीव तो कर रहे हैं उस मैसेज को, लेकिन उसकी डेस्टिनेशन नहीं है। उनका पर्पस ख़वातीन के अलावा मर्द हजरात या बच्चे नहीं है कि वो उस मेकअप में अट्रैक्शन फ़ील करें। क्लियर है? मेरे ख्याल से भी आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ़ीडबैक की। फ़ीडबैक वो रद्द अमल होता है, वो प्रोसेस होता है जो कोई रिसीवर मैसेज को सुनने के बाद रिएक्ट करता है। जैसे मेरा ये लेक्चर सुनने के बाद आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करें लेक्चर के बारे में, तो ये आपका फीडबैक होगा कि आपने मेरे मैसेज को सुना, आपने उसको समझा और उसके बाद आपने रिएक्ट किया। आप चाहे लेक्चर को अप्रिशिएट कर रहे हैं या आप उसके बारे में कोई क्वेश्चंस कर रहे हैं, या मैंने कुछ मिस कर दिया आप उसको मुझे रिमाइंड करा रहे हैं, या उसके बारे में पूछना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं, या आपके पास कोई फ़र्दर नॉलेज है, कोई फ़र्दर इंफॉर्मेशन है, ये जो प्रोसेस है ये फ़ीडबैक कहलाता है। फ़ीडबैक की कम्युनिकेशन के प्रोसेस में बहुत ज़्यादा अहमियत है। फ़ीडबैक अगर ना हो तो कम्युनिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता। उसकी क्या वजूहात है? नंबर 1, मैसेज भेजने वाले को फ़ीडबैक के बगैर पता ही नहीं चलता कि आया मेरा मैसेज रिसीव भी हुआ है या नहीं हुआ, और अगर रिसीव हो गया है तो उसका सुनने वाले के ऊपर असर क्या हुआ है। क्लासरूम में जब हम होते हैं तो हम आपके फेस एक्सप्रेशन से अंदाज़ा लगाते हैं कि किस बच्चे को बात समझ आ रही है, किस बच्चे को बात समझ नहीं आ रही। या आप लेक्चर के दौरान सर हिलाते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि आप अटेंटिव बैठे हुए हैं, या आप मेरी बात को सुन रहे हैं या समझ रहे हैं। या हम आपसे सवाल करते हैं तो आप उसका जवाब देते हैं, तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि मैसेज आपको सही तरह से रिसीव हो गया या नहीं हुआ। अभी अगर आप मेरे इस लेक्चर के बाद कोई रिस्पॉन्ड नहीं करते, कोई कमेंट्स नहीं करते, कोई बात नहीं करते, तो मुझे कोई फीडबैक नहीं मिलेगा, तो मुझे नहीं पता चलेगा कि आया ये लेक्चर आपको समझ आ गया है या नहीं समझ आया, या अगर नहीं समझ आया तो इसके कौन से हिस्से हैं जो आपको नहीं समझ आए। तो फीडबैक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फीडबैक को हम 2 हिस्सों में कैटेगराइज करते हैं, जिसको कि हम पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक कहते हैं। पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है कि मैसेज जिसको दिया गया था उसने उसको समझ लिया है और उस तक वो बात सही तरह से पहुंच गई है। नेगेटिव फीडबैक क्या इंडिकेट करता है कि या तो रिसीवर ने आपका मैसेज सुना ही नहीं, और अगर उसने सुना है तो उसने उसको सही तरीके से समझा नहीं है। फीडबैक कम्युनिकेशन के प्रोसेस को 2 वे कम्युनिकेशन बना देता है, ये 1 वे कम्युनिकेशन नहीं रहता। 1 वे कम्युनिकेशन में सिर्फ कम्युनिकेशन हो रही होती है, इन्फॉर्मेशन आ रही होती है, इन्फॉर्मेशन जा नहीं रही होती। मैंने अपने जैसे एक प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि जब आपका रिसीवर रिस्पॉन्ड करता है तो उस वक्त वो सेंडर बन जाता है, और सेंडर चूँकि उसकी बात को सुन रहा होता है तो वो उस वक्त रिसीवर का रोल प्ले करता है। तो ये जो दोनों शख्स ऑल्टरनेट करैक्टर प्ले करते हैं कि एट ए टाइम सेंडर और रिसीवर भी होते हैं, यही प्रोसेस फीडबैक का प्रोसेस होता है, जिसमें सेंडर रिसीवर से बात करता है और रिसीवर बात सुनने के बाद रिएक्ट करता है, और वो जो उसका जवाब होता है वो फीडबैक कहलाता है। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब लास्ट हम इसकी चीज़ पढ़ेंगे जिसको कि हम कहते हैं नॉइज़ या इंटरफेरेंस। नॉइज़ क्या चीज़ है? जब आप नॉइज़ की बात करते हैं आपके जहन में आता है शोर। ठीक है, शोर होता है ना। शोर क्या होता है? आपको कोई बात सुनने नहीं देता, समझने नहीं देता। शोर में आप एक दूसरे को आवाज़ें देते हैं तो आपकी आवाज़ पहुंचती नहीं है, आपकी बात नहीं पहुंचती। कम्युनिकेशन के प्रोसेस में नॉइज़ का मतलब सिर्फ शोर नहीं है। हर वो चीज़ जो कम्युनिकेशन के प्रोसेस में रुकावट पैदा करती है उसको शोर कहते हैं।
हर वो चीज़ जो एक बात करने वाले शख्स की बात को दूसरे शख्स तक पहुंचने नहीं देती, उसे हम शोर कहते हैं। यानी कि शोर का मतलब यहाँ पर है रुकावट या हर्डल। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको ये लेक्चर चाहे मैं क्लास में दे रही होती या मैं आपको अभी यहाँ यूट्यूब चैनल पे दे रही हूँ, मैं इसकी एग्जांपल बार बार इसलिए दे रही हूँ ताकि आपको ये समझने में आसानी हो। अब भी अगर ये लेक्चर देते हुए मेरे घर में शोर शराबा हो, हंगामा हो, लोग बात कर रहे हो ऊंचा ऊंचा, या मैं किसी ऐसी जगह पर बैठी हूँ जहाँ पे परिंदों के बोलने की बार बार आवाज़ आ रही हो, पानी के गिरने की आवाज़ आ रही हो, ट्रैफिक की आवाज़ आ रही हो, तो मेरी आवाज़ आप लोगों तक क्लियर नहीं पहुँचेगी। मतलब जो मैं बताना चाह रही हूँ, मेरा वो मैसेज, मेरा वो पैगाम आप तक क्लियरली नहीं पहुँच पाएगा। ये शोर है। आप जहाँ पे बैठ के मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, उधर कोई शोर है, ट्रैफिक है, कोई और चीज़ है, कोई ऐसी आवाज़ है जो बार बार मुसलसल आपके ब्रेन को डिस्टर्ब कर रही है, तो वो भी शोर है। आप उसको नहीं सुन सकेंगे, आप तक मेरी बात नहीं पहुंच पाएगी। ठीक है। अब शोर को फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए कि शोर या रुकावट क्या चीज़ है, इसकी 4 मेजर टाइप्स हैं। साइकोलॉजिकल नॉइस, एनवायरमेंटल नॉइस, फिज़िकल नॉइस एंड सिमेंटिक नॉइस। ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे फिज़िकल नॉइस। ये जो अभी हमने बात की है फिज़िकल नॉइस था ये, कि हम कहीं पे भी बैठे हैं, वहाँ पर शोर हो रहा है, बैकग्राउंड में कोई म्यूज़िक है या कोई बात कर रहा है या कोई भी ऐसी चीज़ जो शोर पैदा कर रही है मेरी तरफ या आपकी तरफ, जिसकी वजह से या तो मैं मैसेज सही तरह से कन्वे नहीं कर पा रही या आप मैसेज सही तरह से सुन नहीं पा रहे। ये है हमारा फिज़िकल नॉइस। ठीक है। फिज़िकल नॉइज़ के बाद हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल नॉइज़ की। साइकोलॉजिकल नॉइज़ की बहुत सारी हमारी एग्जाम्पल हैं। बहुत सारी चीज़ें आपके ब्रेन के ऊपर असर डाल रहे होते हैं। जैसे आप किसी ऐसी जगह पर बैठे हैं कि कमरा जो है गर्म है या कमरा बहुत ठंडा है मौसम के हिसाब से, तो आपकी तवज्जो नहीं रहेगी। आपका जो ब्रेन है मुसलसल उसी चीज़ के ऊपर रिएक्ट करेगा जो आपको परेशान कर रही है। या अगर आपको भूख लग रही है बहुत ज़्यादा शदीद, तो उसकी जो बेचैनी है साइकोलॉजिकली वो आपको इरिटेट रखेगी। आप उस चीज़ को सही तरह से अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, आप उस शख्स की बात पर तवज्जो नहीं देंगे। या आपको बॉडी में कहीं पे पेन हो रहा है, कहीं पे आपको कोई चीज़ ज़ख्मी है, कोई चीज़ आपको हर्ट कर रही है, तो आपकी अटेंशन उसी साइड पे रहेगी। आप बार बार उसी की तरफ फोकस करेंगे। आपका जहन उस मैसेज की तरफ नहीं जाएगा जो कि सेंडर आपको देना चाह रहा है। इसके अलावा जो साइकोलॉजिकल नॉइज़ की और बहुत सारी हम एग्जांपल देते हैं, जैसे कि आपका बैकग्राउंड नॉलेज ना होना। आपको वो टॉपिक पता ही नहीं है जिसके बारे में बात की जा रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज आप पहला लेक्चर अटेंड कर रहे हैं मेरा, तो मैं इस लेक्चर में बहुत बार मैंने ये एग्जांपल दी कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये बताया, मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये बताया। जिस बच्चे ने मेरे प्रीवियस लेक्चर सुने ही नहीं होंगे, तो उसे नहीं पता चलेगा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में क्या बताया था। तो ये भी एक साइकोलॉजिकल नॉइज़ होगा। हमारी सोसाइटिकल बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। हम सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे मौज़ूआत होते हैं जिन पे हम बात नहीं करते, जिन पे हमारे घरों में बात नहीं की जाती, हमारे इंस्टीट्यूट में बात नहीं की जाती। तो जब आप उनके बारे में कोई मैसेज कहीं से सुनते हैं, आपका ब्रेन उसको एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि आपके नज़दीक वो चीज़ उस तरह से नहीं होती जैसे कि वो सेंडर आपको बता रहा होता है। तो ये भी एक तरह से साइकोलॉजिकल नॉइज़ है। ये सारे नॉइज़ जो हैं, हम बहुत सारी रुकावटें हैं उनमें पढ़ेंगे आहिस्ता आहिस्ता करके। तो अभी आज के लेक्चर के लिए साइकोलॉजिकल की हम इतनी एग्जांपल जो है इनको कर लेते हैं। इसके अलावा जो आपके एनवायरमेंटल नॉइज़ेस होते हैं, एनवायरमेंटल नॉइज़ कोई भी एक्सटर्नल आवाज़, जैसे मैंने अभी फ़िज़िकल नॉइज़ की बात की थी, वो है एनवायरमेंटल नॉइज़ के शोर वगैरह होना। कहीं से भी कोई म्यूज़िक लाउड आ रहा है या कोई और चीज़ें आ रही हैं। इसी तरह से फ़िज़िकल नॉइज़, जैसे हमने डिस्कस किया कि फ़िज़िकल नॉइज़ क्या है, कि मैंने अभी ये लेक्चर रिकॉर्ड किया, यूट्यूब पे डाला, लेकिन आपके पास कोई कंप्यूटर ही नहीं है, आपके पास कोई मोबाइल ही नहीं है, आपके पास कोई डिवाइस ही नहीं है जिस पे कि आप मेरा लेक्चर सुन सकें, तो ये फ़िज़िकल नॉइज़ है। फ़िज़िकल मीन तबई, जो चीज़ ठोस है, जिसको आप हाथ लगा सकें, छू सकें। तो मोबाइल, ये चीज़ें आप इनको टच कर सकते हैं, लेकिन ये आपके पास अवेलेबल ही नहीं है। या आपके पास मोबाइल है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, लेकिन आपके पास इंटरनेट नहीं है, तो ये भी फ़िज़िकल नॉइज़ है। आपके मोबाइल की चार्जिंग नहीं है, उसकी बैटरी ख़त्म है, आपके पास चार्जर मौजूद नहीं है, आपके घर में बिजली मौजूद नहीं है, ये सारी चीज़ें भी फ़िज़िकल नॉइज़ कहलाती हैं।
देन देयर इज़ सीमेंटिक नॉइज़। सीमेंटिक जो नॉइज़ होता है ये सेंडर की तरफ से होता है बाज़ औक़ात जनरली। ये कैसा नॉइज़ होता है कि मैं लेक्चर देते देते इसमें उर्दू और अंग्रेज़ी के अलावा ऐसे लफ्ज़ बोलना शुरू करूं जो किसी ऐसी ज़ुबान के हों जो ज़ुबान आपने सुनी ही नहीं। तो ये है सीमेंटिक नॉइज़ कि एक ऐसी चीज़ सेंडर आपको भेज रहा है जिसको आप जानते ही नहीं हैं। अगर मैं कोई ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करती हूँ या मैं कोई ऐसी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करती हूँ या टेक्निकल मिस्टेक्स करती हूँ कि मेरे जुमलों में कोई रब्त नहीं है, कोई तरतीब नहीं है, मैं जुमले इस तरीके से बोल रही हूँ कि उनका मफ़हूम आपको सही तरह समझ नहीं हो आ रहा, तो इसका मतलब है कि सेंडर ने वो मैसेज आपको सही तरीके से सेंड नहीं किया। ये आपका सीमेंटिक नॉइज़ कहलाएगा। ठीक है, ये टोटल एलिमेंट्स थे। मैं रिपीट कर देती हूँ एंड में। बुनियादी तौर पर 4 एलिमेंट हैं: सोर्स, मैसेज, चैनल और रिसीवर। लेकिन फिर अगर हम आगे डेवलपमेंट की तरफ जाएं तो इसमें 2 और ऐड हो जाते हैं जिनको कि हम एन कोडिंग और डी कोडिंग कहते हैं। एन कोडिंग का ताल्लुक सोर्स से है और डी कोडिंग का ताल्लुक रिसीवर से है। अब ये कितने हो गए? 6। अब इन 6 में हम एक और ऐड करते हैं जिसको कि हम डेस्टिनेशन कहते हैं। डेस्टिनेशन का ताल्लुक है रिसीवर से, कि हर रिसीवर डेस्टिनेशन नहीं होता। डेस्टिनेशन वो शख्स होता है जिसके लिए वो मैसेज बनाया गया हो। टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए? 7। उसके बाद आ जाता है फीडबैक। फीडबैक का ताल्लुक भी डेस्टिनेशन या रिसीवर से है कि आप मैसेज को हासिल करने के बाद, सुनने के बाद, देखने के बाद, पढ़ने के बाद कैसे रद्द अमल ज़ाहिर करते हैं, आपकी क्या थॉट्स हैं, आपके क्या ख्यालात हैं, वो आपका फीडबैक कहलाता है। टोटल हो गए 8 एलिमेंट्स। देन देर इज़ लास्ट एलिमेंट विच इज़ कॉल्ड नॉइज़। नॉइज़ वो एलिमेंट है जो किसी भी मैसेज को उसके रिसीवर या उसकी डेस्टिनेशन तक पहुंचने में रुकावट पैदा करता है या मैसेज को सही तरह पहुंचने नहीं देता, उसे हम नॉइज़ कहते हैं। ठीक है, ये हो गए 9 एलिमेंट्स। ये डिफरेंट फ़िलासफ़र्स ने निकाले हैं। वो कौन कौन से फ़िलासफ़र्स हैं, उनके क्या क्या मॉडल्स हैं, ये हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज आपका ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट में भी कि आप लोगों की विंटर ब्रेक अनाउंस हो जाए, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं विंटर ब्रेक में भी फ़र्दर जो हमारा मिड का सिलेबस है आपको उसके लेक्चर्स डिलीवर करती रहूँ। तो जब हमारा मिड का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा आप मुझे असाइनमेंट सेंड कर देंगे। मुझे डिफरेंट बच्चों ने असाइनमेंट्स भेजी हैं। कुछ बच्चों के असाइनमेंट्स अच्छी हैं, कुछ ने कॉपी पेस्ट किया है, कुछ ने मेरे ही लेक्चर के स्क्रीनशॉट्स को मुझे सेंड कर दिया है। तो मैं आपका लाइव सेशन लेना चाह रही हूँ। आप सारे बच्चे अपने जीमेल अकाउंट्स बना के मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दें ताकि मैं आपकी गूगल मीट पे क्लास लेके तो ये आपको क्लियर कर दूँ। आज का ये लिंक मैं आपके ग्रुप में भी शेयर कर रही हूँ, तो वहाँ से इसको देख लें। इसके बारे में जो कोई क्वेश्चंस करने तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में या ग्रुप में कर दें ताकि हम इसको डिस्कस कर सकें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।